नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। ट्रैवलिंग और ड्राइविंग ऐसा माना जाता है कि पुरुषों का ही इससे संबंध है, उन्हीं को इससे जोड़ा भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है और इस मिथ को तोड़ा भी गया है। 3 महिला ड्राइवर निकल पड़ी, 17 देशों की यात्रा करी, 97 दिन लगे, उनके पास एक कार थी और उन्होंने करीब 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। और इस कार की, इस यात्रा की जो सोलो ड्राइवर थी वो थी निधि तिवारी। जोश हो, जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, फिर चाहे वो कितना ही जोखिम भरा, कितना ही चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। और अगर ऐसा लक्ष्य महिलाओं ने हासिल किया हो तो कहना ही क्या। दिल्ली से लंदन तक का 97 दिनों का सफर, जिसको अंजाम दिया 3 महिलाओं निधि तिवारी, रश्मि कोपर और डॉक्टर सौम्या गोयल ने। इन महिलाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि शादीशुदा और माएं होने के बावजूद वो किसी से भी कम नहीं हैं। 17 देशों की 24,000 किलोमीटर की सड़क यात्रा की सबसे रोचक बात ये रही कि इस टीम के पास पूरे सफर के लिए सिर्फ एक ही गाड़ी थी और सिर्फ एक ही महिला चालक, निधि तिवारी, जिसने 24,000 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान वाहन की कमान अपने हाथ में रखी। ये अभियान निधि के ही दिमाग की उपज था। लंबी दूरी के सफर पर ड्राइविंग करना इनका पुराना शौक है। सैन्य अधिकारी की पत्नी और 2 बच्चों की मां निधि तिवारी एक जानी मानी और पेशेवर आउटडोर शिक्षक होने के अलावा ऑफ रोड जीपर हैं, जो जीप की सवारी करने के अलावा लंबी दूरी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ड्राइविंग करने में खासी महारत रखती हैं। महिलाओं के बीच ड्राइविंग को लेकर जागरूकता जगाने के लक्ष्य के साथ निधि ने विमेन बियॉन्ड बाउंड्रीज का गठन किया, जिससे महिलाओं में ड्राइविंग के प्रति आत्मविश्वास बढ़े। यात्राओं के जरिए अपनी क्षमताओं को पहचानना, नए नए लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें पाने के लिए खुद को प्रेरित करना। इसी संदेश के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली निधि तिवारी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं इस महिला से जिसके पैरों में पहिए लगे हुए हैं। आपके पैरों में पहिए लगे हुए हैं। शायद सही भी है, मतलब कई सालों से काफ़ी ड्राइविंग करती हुई आ रही हूँ एंड एक तरह से, मतलब जब लोग पूछते हैं कि आप है क्या, तो मैं बोलती हूँ मैं ड्राइवर हूँ, सीधी सादी और कुछ नहीं हूँ। तो ये जो ड्राइविंग का पैशन है और जिसको लेके आप मतलब न सिर्फ अपने दिल में रखे हुए हैं बल्कि इतनी लंबी लंबी आप ड्राइविंग करती हैं, तो कभी मन में ये नहीं होता, भय नहीं होता, डर नहीं होता एक्सीडेंट्स का, तमाम तरह की चीज़ों का? आप कहती हैं मैं अपने आप को महिला ड्राइवर कहती हूँ, कुछ नहीं लगता? देखिए, एक्सीडेंट्स की बात है वो तो कहीं भी हो सकते हैं, मतलब रास्ते पे भी हो सकते हैं, व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट तब भी हो सकता है एक्सीडेंट। डर तब आता है जब आपको लगता है कि मतलब पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए जो है मेरे जो पहले 5-6 साल थे जब मैंने ड्राइविंग सीखा, मैं इसलिए मैं नहीं डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मशीन जो है उसको मतलब इतने प्यार से समझना, टू नो द मशीन इज सो इम्पोर्टेंट, और वो जो स्किल है मशीन को हैंडल करने की वो मेरे में है और मैंने बहुत सालों से उसको धीरे धीरे और मजबूत बनाते आई हूँ। तो निधि ये बताओ कि ये आइडिया कहाँ से आया कि दुनिया की सैर कर लो? 17 देश, आप दिल्ली से चली, लंदन पहुंच गई, 17 देशों की आपने यात्रा की, 24,000 किलोमीटर गाड़ी आपने चलाई, कहाँ से आया ये आइडिया आपको? जैसे मैंने बताया, मैं 10-12 साल से गाड़ी चलाते हुए आई हूँ। हाँ। और मैं बेसिकली एक एडवेंचर एंथुजियास्ट रही हूँ। मेरा पहला एक्सपीडिशन जो है, मैं 11 साल की थी जब हिमालयन एक्सपीडिशन गई थी माउंट चोमुलहारी, भूटान में, बैंगलोर से, और तब से ये शौक रहा है मेरे में। और फिर उसके बाद कैनोइंग किया, फिर आउटडोर ट्रिप्स लीड करती थी मैं, फिर पढ़ा वो भी आउटडोर एजुकेशन ही, एंड फिर शादी हुई, हस्बैंड फौज में है, फिर बच्चे हुए, तब भी ये छूटा नहीं क्योंकि बाहर जाना ही था, अपने आप को चैलेंज करना ही था, और फिर यू हैड टू सी द रिजल्ट। तो 2004-2005 में जब मैं बैंगलोर में थी 2 साल के लिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, उन्होंने मुझे जीपिंग इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। मतलब तब शुरू ही हो रहा था, जीप थ्रिल्स करके एक ग्रुप था उस समय बैंगलोर में, और
खैर लोग बोलते रहते हैं बैंगलोर फर्स्ट वुमन जीपर ये वो, पर हाँ मैंने श्रीनिवास जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ मिलके अपना जीप खड़ा किया मैंने। तो मतलब आपने खुद ही जीप बना ली? हाँ जी, चैसी खरीदी हमने एक पुरानी जीप की, फिर उसका पूरा इंजन निकाला, फिर बोलेरो का इंजन उसमें फिट किया, सारे सस्पेंशंस नए करे, फिर टायर्स चेंज किया, फिर बॉडी निकाला उसका, फिर फैब्रिकेट किया उसका कोलैप्सिबल बॉडी। तो मतलब मजे पूरे मजे। तो मतलब टेक्निकल नो हाउ भी है आपको? हाँ तो जी, कहाँ से हाँ आप, जी। क्या आपने ऐसी कोई पढ़ाई की है या ये शौकिया है? शौक है बस। बहुत दिन मैकेनिक के साथ गैरेज में रह के सीखा है मैंने, ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है ये चीज़, पर मुझे अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है मुझे, और तभी ये जीप बनाया। और हम हर हफ्ते जो है सैटरडे संडे हमारा ये ग्रुप था, तो हमारा मानना ये है, जो मैं अभी भी मानती हूँ, कि जीप जो है वो ऐसी व्हीकल है जो टार रोड पे बिल्कुल ना चलाया जाए क्योंकि उसकी जो है वो इंसल्ट है व्हीकल को, कितनी पावरफुल व्हीकल है, आप उसको कार की तरह चला रहे हो। तो हम लोग क्या करते थे, वीकेंड्स पे गाड़ी को लेके पूरा सैंड, मड, स्लश, रॉक, श्रब सब पे चलाते थे गाड़ी को। एक तो गाड़ी को चैलेंज करते थे और हम अपने आप को भी एज ड्राइवर्स कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से शुरू हुई मेरी जो ड्राइविंग करियर है। और फिर लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग शुरू किया क्योंकि अब मेरे हस्बैंड जो है वो नॉर्थ से है और मैं बैंगलोर से हूँ, तो बैंगलोर दिल्ली का तो लगता ही था हमारा, बड़ी तो दूरियां थी। हाँ। तो आपने सोचा कि इन दूरियों को मैं गाड़ी चला चला के मिटा दूंगी। वैसे ही कुछ हुआ और 2007 में पहली बार मैं गाड़ी ले गई लद्दाख को। अच्छा। बैंगलोर से अकेले ले गई या कोई साथ में था? मेरी माँ थी साथ में, मासी, तो ऐसे ही महिलाएं, मतलब घर के, और मेरे 2 छोटे बच्चे। एंड वो पहला था, मतलब पहला पड़ाव जो है वो ही था कि मुझे कॉन्फिडेंस आया, माउंटेन्स में भी मैं चला सकती हूँ। उन दिनों में मतलब इतना सामान्य नहीं था कि गाड़ी लेके जाए लद्दाख, तो बहुत ही अच्छा रहा। फिर उसके बाद तो मतलब देयर वाज नो लुकिंग बैक, हर साल मैं जाती हूँ, कोई ना कोई नई रूट करती हूँ, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, स्पीति, लाहौल, ऐसे एरियाज तो में। अकेले भी चली जाती हैं? हाँ बिल्कुल। और वैसे ही कुछ हुआ लास्ट ईयर। अच्छा। जब मैं गई थी लद्दाख, एक्चुअली एक और गाड़ी थी, दोस्त थे मेरे साथ, हम लोग गए श्रीनगर के साइड से और पूरा एक और ऑफ रोड रूट एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग। सब कुछ हो गया, वापस आने वाले थे मनाली से, और लास्ट ईयर पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बहुत स्नोफॉल थी और रास्ते खुले नहीं थे जल्दी से। अच्छा। तो देर से खुले, तो इन लोगों ने तो बोला कि हम तो वेट नहीं कर सकते हैं, हम तो जा रहे हैं वापस श्रीनगर के रास्ते। तो मैंने बोला अरे भाई, मैं तो यहीं आई हूँ, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पे, मुझे तो जाना है मनाली। अच्छा। तो मैं गई सरचू, जो बीच में आता है ले से मनाली के बीच में, बारालाचा करके एक पास है जो 15,600 फीट की ऊंचाई पे है, और वो वाला पास अभी तक बंद था। और हमें सुनने में आ रहा था कि उस साइड से जो BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग वहाँ से काम कर रहे थे। अच्छा। 3-4 दिन कोई खबर नहीं रास्ता खुलने की, बस अकेली बैठी हूँ वहाँ पे, 2 और बाइकर लोग आ गए साथ में, बस हम बैठे हैं, पता नहीं कब खुलेगा रास्ता बीच माउंटेन में। तो फाइनली उस दिन, जिस दिन खुला रास्ता, इतना एक्साइटेड हो गई कि मैंने बोला कि भाई मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। शाम का टाइम था, स्नो क्लियर किया था उन्होंने, पता नहीं कैसे वो निकल गए वो JCB वाले उस साइड, और मैं पीछे गई। और शाम का टाइम माउंटेन्स में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता है तो एकदम से फ्रीज होता है पानी, तो रास्ते पे ऐसे ही पानी फ्रीज हुआ और गाड़ी फंसी मेरी। और ये ऑलमोस्ट मैं 15,000 फीट की ऊंचाई में थी और अकेली, और रात भर मुझे गाड़ी में सोना पड़ा। अब नेक्स्ट डे कोई गाड़ी आई, फिर मुझे निकाला गया वहाँ से। तो उस दिन रात को मैं, बहुत खूबसूरत रात थी वो, मतलब आपको, मतलब आप एंजॉय कर रही थी उसे? बिल्कुल। इतना स्टार स्टडेड स्काई जो बोलते हैं, और खाली स्नो कैप्ड पीक्स सब जगह, जस्ट स्नो ऑल अराउंड। उस दिन मैंने डिसाइड किया, खैर अब इसको मैं कर सकती हूँ, तो आई थिंक आई एम नाउ रेडी कि बाहर जाना चाहती हूँ मैं अब। और तब तय किया, इस साल के शुरुआत में मैंने काम करना शुरू किया, रूट बनाया पहले तो। फिर मुझे पता ये भी था कि अगर स्पॉन्सर ना मिले तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी ये, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। तो फिर लोगों से बातचीत करना शुरू किया। वैसे ही मैं जब स्मिता मजूमदार राजाराम मेरी दोस्त है, उससे बात कर रही थी एक दिन कि स्मिता मैं तो ये करने वाली हूँ। स्मिता मुझे बोली कि आप तो कर लोगे, आप तो करते आए हो, पर हम जैसे लोगों का क्या, हम भी तो चलाना चाहते हैं गाड़ी आपके जैसे, तो क्यों ना हम एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाएं, इसको खाली एक जनी के ना रह के बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जो बार बार हम ऐसे जर्नीज कर पाएं।
तब हमने विमेन बियॉन्ड बाउंड्रीज करके एक प्लेटफॉर्म बनाया और हमने बोला कि ये जो मैं ऑलरेडी करने वाली थी, तब तक ये सोलो जर्नी था। मैं किसी को नहीं लेके जाना चाहती थी तब तक। तो बोला कि ये हमारा मेडन जर्नी होगा। फिर स्पॉन्सर्स के साथ बात करना शुरू किया, बहुत लोगों के पास गई, सब लोग मेरी कहानी सुनते थे, प्रेजेंटेशन देखते थे, कुछ लोग तो फ़ोन को जवाब देना बंद कर देते थे उसके बाद। और फिर बोलते थे पागल हो गई है, पागल है, मतलब आप सीरियस हो, क्या बात कर रहे हो आप? किया है कभी किसी ने? और वो भी आप बोल रहे हो कि बैकअप व्हीकल भी नहीं चाहिए आपको, बोल रहे हो अकेले जाना चाहते हो, क्या मतलब पागलपन तो नहीं है ये? क्या है? तो मैं हंसती थी मन ही मन। और फिर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स लिमिटेड जो मेरी लीड स्पॉन्सर रही, उसके बाद पहले लोग थे जो मेरी कहानी सुने, वो लोग एटलीस्ट सुने, बोले कि शायद कुछ हो सकता है, पर हमारे कुछ सवाल है, शायद आप उसको एड्रेस कर पाए। और जब वो लोग वापस आए मेरे पास, बोले कि देखिए इंटरेस्टिंग तो है, हम मानते हैं आपने बहुत सारी ड्राइविंग करी है, पर ये हमारे कंसर्न्स है। और सबसे पहला कंसर्न क्या था? महिला हो, कभी नहीं हुआ है, आपका सपोर्ट क्या है, सरकार का कोई सपोर्ट है क्या, क्या होगा अगर कुछ अनटूवर्ड हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? मैं बोला ठीक है, सब कुछ एड्रेस करूंगी, आप यहाँ तक तो आ गए, करेंगे सब कुछ। फिर आपने 2 सहेलियों को और ढूंढ लिया जो आपके साथ चल दी। बिल्कुल। और फिर मैंने लोगों को पूछना शुरू किया, स्मिता ने भी अपने इस फ्रेंड सर्कल में वर्ड स्प्रेड किया कि अगर कोई आना चाहे तो ये जो रश्मि कपूर और सौम्या गोयल जो है, ये 2 दोस्त हैं मेरे बैंगलोर से, पहले भी मेरे साथ ट्रैवल कर चुके हैं। और जब हम छोटे थे तब वी यूज्ड टू गो ट्रैकिंग टुगेदर ऑल्सो। तो इन्होंने बोला कि हम आएंगे, ठीक है, मैंने बोला आओ, वेरी गुड, तीनों का टीम बनेगा फिर। और फिर उसके बाद तो मैं काम करती रही, गवर्नमेंट के पास गई, थैंकफुली, आई मीन आई मस्ट थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि दे वर सो ओपन माइंडेड। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने बोला ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड वील सपोर्ट यू। वो बिग बूस्ट था मेरे लिए। फिर गाड़ी आई, फिर गाड़ी के पास 3-4 हफ्ते मैं गैरेज में बिताया मैंने। ऑलरेडी 68,500 चल चुकी थी ये गाड़ी जब मेरे पास आई, जो महिंद्रा वालों ने दिया मुझे, फर्स्ट चॉइस वालों ने। तो उसको पूरा खोला, सारे पार्ट्स इंस्पेक्ट करे, सारे स्पेयर्स प्रोक्योर किया, गाड़ी को तैयार किया। और 23 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने बड़ा धूमधाम से फ्लैग ऑफ किया ध्यानचंद स्टेडियम। और हम कहते हैं कि उस वक्त एक इतिहास बन गया, एक इतिहास जो निधि तिवारी ने बनाया और आपकी साथियों ने बनाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं निधि, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तेजस्विनी में। लेकिन अभी निधि तिवारी की कहानी बाकी है। 17 देशों को इन्होंने यात्रा की, 97 दिन लगे और 24,000 किलोमीटर के करीब इन्होंने गाड़ी चलाई। एक छोटा सा ब्रेक, तेजस्विनी में तुरंत हाजिर होते हैं। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज तेजस्विनी में हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनके पैरों में पहिए लगे हुए हैं, जो गाड़ी चलाने की दीवानी है और ड्राइविंग इनका पैशन है, निधि तिवारी। तो निधि, फिर ये इतिहास बन गया। हम जानते हैं कि आप पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने इस तरह से ट्रांस कॉन्टिनेंटल आपने ड्राइविंग की, और आपकी जो टीम बनी ऑल विमेन टीम, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ। और शायद ये भी पहली बार हुआ कि आर्कटिक गई कोई गाड़ी जिसने पूरा का पूरा ट्रैवल किया। इतने सारे इतिहास जो बने, क्या पहले से आइडिया था कि ये इतिहास बनाना है, या सिर्फ करने का एक जज्बा था जिसके तहत आप चली थी? मेरे में जो है वो सपना था बस। मुझे करना था, खत्म करना था, लंदन पहुंचना था। जितना दूर मैं सोच सकती थी बस लंदन ही सोच पाई, शायद सबसे दूर ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रूट रह सकती थी। एंड बस वही था। ये जो इतिहास रिकॉर्ड ये वो होता है, वो अपने आप मतलब उसका। अच्छा, ये बताओ कि जब आपने दिल्ली से शुरू किया तो नॉर्थ ईस्ट से आप गुजरी, किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ वहाँ? हमें मालूम है कि आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो कि शायद ताउम्र आपके साथ चलने वाला है। बिल्कुल। जब हम लोग दिल्ली से निकले, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 4-5 दिन हो गए, फिर मणिपुर पहुँचे। तो पहला मतलब हमारा जो
रोड ब्लॉक था, मैंने वहीं देखा। मैं इम्फाल के एंट्री से पहले 100 किलोमीटर्स पहले रोड ब्लॉक था, रास्ता ब्लॉक था, और उस साइड मुझे दिख रहा था कि मतलब टायर जल रहे हैं, लोग एक दूसरे पे पत्थर मार रहे हैं, सब कुछ। और वो उन दिनों का टाइम था जब इनर लाइन परमिट के स्ट्राइक्स चल रहे थे इम्फाल में, तो काफ़ी टेंस था। ठीक है, उस दिन का तो मतलब हमने वेट किया, फिर शाम को कर्फ्यू निकाला गया, फिर हम लोग चले इम्फाल। फिर आई तूफान, बे ऑफ बंगाल में बड़ी सी साइक्लोन, और जो इम्फाल और मोरे जो इंडिया का बॉर्डर है, बॉर्डर टाउन है म्यांमार क्रॉस करने से पहले, उसका डिस्टेंस है 110 किलोमीटर, और हमें लगे 5 दिन। फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स, हर दूसरे किलोमीटर पे लैंडस्लाइड, मडस्लाइड। तो एक से एक के बाद एक गए हम लोग, मोरे तो पहुंच गए। अब उस साइड का कोई पता नहीं, कोई नहीं बोल पा रहा है कि कितने दिन में रोड खुलेगा, क्योंकि मोरे से मैंडले पहुंचना था हमें। और कोई बोल रहा है कि 40 ब्रिज उड़ गए, कोई बोल रहा है कि 70 ब्रिज उड़ गए, कोई बोल रहा है कि अगले हफ्ते खुल जाएगा, कोई बोल रहा है कि 4 महीने बाद खुलेगा रास्ता। तो वो सबसे टेस्टिंग टाइम था ये पूरे जर्नी में। तब मैंने अपने साथियों को बिठाया, बोला कि देखो, मुझे नहीं पता कब खुलने वाला है ये रास्ता, 4 महीने लग सकते हैं, जैसे आपने सुना 4 दिन भी लग सकते हैं, पर मैं यहाँ हूँ क्योंकि ये मेरा सपना है और मैं करके ही रहूँगी। आप अपना डिसीजन लो, आपको क्या करना है। तो मैंने बोला कि बिल्कुल ठीक है, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम, अनसर्टन तो है ही। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तब भी ठीक है मेरे लिए, आप जाइए और वापस आइए जब मर्जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम वापस जाते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ, और रश्मि का काम भी था, उन्होंने बोला कि मैं वहाँ भी एक बार देख आऊँगी। बोला ठीक है, तो मैं वहाँ अकेली रही 4 हफ्ते। अच्छा। और फिर जिस दिन रोड खुला तब वो लोग फ्लाइट लेके मैंडले पहुंचे म्यांमार, और मैं अकेले मोरे से मैंडले पहुंची। तो वो सबसे टेस्टिंग टाइम था, उसकी वजह से बहुत सारे कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी। वीज़ा सारे एक्सपायर हो गए जो पहले से ले चुके थे हम लोग, और तब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथ नहीं देती तो बिल्कुल नहीं, नामुमकिन था ये आगे बढ़ना। आगे तो उस बढ़ना। दौरान एक शख्स भी आपको मिले जब आप गाड़ियों में फंसी हुई थी, वो आपको अपने घर ले गए, वो भी तो एक एक्सपीरियंस था जो चौंपी थी। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग मिले। पता है, ऐसे जर्नी में आपको ये पता लगता है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो सब जगह हैं, और वही अच्छाई जो है छलक के मतलब निकल आती है जब फंसे रहते हो। चौंपी करके एक औरत थी, और भी थे, एक विलेज चीफ थी वो, एक और विलेज की, वो ले गई हमें अपने घर, खाना खिलाया। जब हम लोग वो लैंडस्लाइड में फंसे थे तो एक दिन एक रात ऐसा भी देखने को मिला, जब शाम का टाइम था, एक लैंडस्लाइड क्लियर किया, दूसरे से पहले फंस गए, तो ना आगे जा पाए ना पीछे, क्योंकि ये वाला भी फिर से गिर गया मिट्टी। तो रात को क्या करें, वहाँ पे एक छोटा सा गांव था चामोल करके, वहाँ का चीफ जो है, मणिपुर में जो मतलब सोशल अरेंजमेंट है क्वाइट अलग ही होता है, हर गांव का एक चीफ होता है। तो उनके पास गई मैं, तो बोला कि ठीक है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, राशन तो आ नहीं रहा है, इतने दिनों से तो रास्ता बंद है, तो आपको एक कमरा दे दूंगा मैं। तो रश्मि और सौम्या जो है वो कमरे में सोए, और मैं गाड़ी में सोई रात भर। और ऐसे बहुत सारे दिन थे, वही मजबूत बनाता है आदमी को। सेंट्रल एशिया का आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जहाँ पर लोग आपको मिले और बॉलीवुड की भी बड़ी बातें हुई। कैसा रहा सेंट्रल एशिया खास तौर से? आई टेल यू, जब हम लोग एंटर कर रहे थे, मतलब हमारी जो एंट्री है वैसी हुई। चाइना से हम लोग निकले कशगर से, और जो तुर्गत पास है वो एक माउंटेन पास है, उस तरफ किर्गिस्तान है, इस तरफ चाइना है। तो जैसे हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, मतलब चाइना तक तो बहुत बंद, मतलब ये ना, यहाँ मत रोको। 50 किलोमीटर पहले से वो बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए गाड़ी यहाँ से बॉर्डर तक। इतने सारे चेक पॉइंट। ठीक है, तुर्गत में जब वो लोग लास्ट में बाय करके बोलते हैं ना चाइना से बाहर, हम लोग सोच रहे थे कि मतलब अब क्या होने वाला है। दूर दूर तक कोई घर नहीं, कुछ नहीं किर्गिस्तान में। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कोई इमिग्रेशन ही नहीं दिख रहा है, और मैं सोचती आ रही हूँ कि अब क्या करें, पासपोर्ट तो स्टैंप होना है कि हम लोग इस देश में आ तो गए। तो फिर फाइनली एक शेड सा दिखाई दिया राइट साइड में, क्रॉस भी कर गई मैं, डिडंट रियलाइज कि वो इमिग्रेशन हो सकता है करके, बॉर्डर कंट्रोल हो सकता है। फिर कोई जवान फौजी बंदा था वहाँ पे, तो उनसे पूछा मैंने कि कहाँ जाना है, पासपोर्ट स्टैम्प करना है, तो पीछे दिखाया, वापस गई, गाड़ी पार्क किया मैंने, और मैं तीनों का पासपोर्ट लेके, इनका भी, और मैं निकली, गाड़ी से बाहर निकली और इमिग्रेशन के पास गई। और मैं
10-15 मिनट लगे, फिर मैं वापस आई तो मैं देखती हूँ ये दोनों अंदर बैठे हैं और बाहर एक कस्टम्स का ऑफिसर मतलब डांस कर रहा है। ओह, मैं पास जाऊँ, जिमी जिमी गाना गा रहा है वो, तो मतलब इट वाज हिलेरियस। बिल्कुल नहीं पता था कि मिथुन चक्रवर्ती जो है इतना ज़्यादा फेमस है किर्गिस्तान में। इट्स हर किसी को, जो भी आप पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मैं बोलूँ हिंदुस्तान तो जिमी 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 ही बोलते हैं वो लोग। मतलब इतना इट वाज सो हिलेरियस। फिर उज़्बेकिस्तान में जाओ तो वहाँ ईशानी और रणवीर, अच्छा, हमें तो पता भी नहीं था कि मतलब फिर पता चला कि वो कहने का मतलब ये कि बॉलीवुड ने आपकी यात्रा को और आसान बना दिया। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए निधि कि जो महिलाओं के जो इश्यूज हैं, जो उनके सशक्तिकरण की बात है, जेंडर इश्यूज जो हैं इतने बड़े, उनको लेके भी तो आपने ये यात्रा की थी। किस तरह का संदेश आप दे रही थी, खासतौर से इस तरह की यात्रा करके महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो किस तरह का ये मैसेज था और कितना कन्वे हुआ? देखिए, विमेन बियॉन्ड बाउंड्रीज, जो मैंने बताया कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर विमेन ड्राइवर्स, जैसे मैं आपको बता रही थी, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ड्राइवर्स के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और हम वी वांट टू रीच आउट टू अदर विमेन इन डिफ़िकल्ट टू ड्राइव एरियाज, ताकि हम इन ड्राइवर्स को भी रीच अक्रॉस गुड्स या सर्विसेज जो है इन रूरल विमेन को। नाउ इफ़ यू आस्क मी, क्या ये जर्नी पूरा कर पाया है ये मिशन? नहीं, पर क्या किया है इस जर्नी ने, ये दिखाया है कि हाँ, इट्स पॉसिबल। एक तरह से जो इतने सारे डाउट्स रहते हैं विमेन ड्राइवर्स के बारे में, मन में वो सारा मतलब तो हट ही गया है एक तरह से, क्योंकि इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल फॉर अ वुमन कि अपना मशीन वो खुद हैंडल करे और ड्राइव भी करे और वहाँ तक पहुँचे भी। और ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि एम्पावरमेंट बहुत बड़ी, एम्पावरमेंट जो है बहुत बड़ा वर्ड है, पर मेरे लिए बस ये है कि इफ़ अ वुमन, अगर मैं एक महिला होने के नाते, क्या मैं अपना चॉइस खुद कर सकती हूँ किसी भी चीज़ के बारे में? कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे भी 2 बच्चे हैं और हम लोग, मैं भी ऐसे बन गई थी कि मैं बोलती थी कि हाँ, मैं 10 साल पहले ऐसे होती थी और मैं ऐसे ऐसे ड्राइव करती थी, और फिर मुझे लगा एक दिन कि क्या बात है, मैं अब क्या हूँ, मैं वही तो निधि हूँ और क्यों नहीं कर सकती हूँ अब, और ये चॉइस ही तो है। और फिर मैं बात करने लगी हस्बैंड से और पेरेंट्स से और बच्चों से, एंड इट वाज अमेजिंग, कितने सपोर्टिव थे सारे। तो बस वही चॉइस है, इफ यू कैन मेक दैट चॉइस इन एनी स्फीयर अपनी जिंदगी में, तो आप कर सकते हैं। तो ये बताइए कि तीनों जो महिलाएं थी, उनके बच्चे घर में थे, तो बच्चे क्या क्या कह रहे थे? और ख़ासतौर से कि माँ जो है अकेली चली गई है ड्राइव करके, इतने सारे देशों में ट्रैवल कर रही है गाड़ी से, तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा था वहाँ से? अभी भी याद है मुझे, किर्गिस्तान में थी मैं, बिश्केक में, वहाँ पे 8-9 दिन रुकना पड़ा हमें और वीज़ास कराने के लिए। और रोज़ मैं फ़ोन करती थी और बेटा पूछता था कहाँ हो, मैं बोलती थी बिश्केक किर्गिस्तान। दूसरा दिन बिश्केक किर्गिस्तान, तीसरा दिन बिश्केक किर्गिस्तान, चौथा दिन मैं बोला समीक पूछो मत, मैं वही जवाब दूंगी। बोलता है कि मम्मा आप इतना उदास क्यों हो? मैं बोला कि इतना दूर आई हूँ समय, कितने महीनों के बाद, और देखो कितना टाइम लग रहा है मुझे यहाँ पे। फिर पता है मेरा बेटा क्या बोला उस टाइम? ही टेल्स मी कि इतनी सी तो बात है मम्मा, आपने तो इतने महीनों से इसके लिए काम किया है, दिन रात एक किया है। आई वॉज सो टच्ड, मतलब एक तरह से वो मेरे सपोर्ट सिस्टम बन गए थे, दे वर माई स्ट्रेंथ। एंड थ्रू द जर्नी, उसके बाद भी आई मीन आई एम सो प्राउड ऑफ देम रियली। मतलब ये कि गाड़ी में एक तरफ तो पेट्रोल की एनर्जी थी और दूसरी घर वालों की भी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की खास तौर से। पर क्या ये गाड़ी जाहिर है खराब भी हो जाती है, पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, डीजल भी खत्म हो जाता है, क्या इस तरह की कठिनाइयां भी रास्ते में आई? गाड़ी के मामले में द व्हीकल डिड वेरी वेल, एक्सीलेंट। मैं उसको चेतक बुलाती हूँ, चेटी, और वो इतना अच्छा रहा, नॉट अ सिंगल इश्यू। हाँ, हालांकि हर 5-7 हज़ार किलोमीटर में मेंटेनेंस मैं खुद करती थी, सारे स्पेयर्स मेरे पास थे। सारे ऑयल चेंजेस, फिल्टर चेंजेस, व्हील रोटेशन, बैलेंसिंग, अलाइनमेंट सब कुछ कराती थी एवरी 5-7,000 किलोमीटर्स, वो सब तो व्हीकल डिड नॉट गिव एनी प्रॉब्लम। डीजल का हाँ मामला आया उज़्बेकिस्तान में, पूरे देश में मैं हैरान थी कि बिल्कुल नहीं मिलता है डीज़ल। जो फाइनली ख़रीदा गया वो ब्लैक में हर बार, एंड मेरे पास 40 लीटर के कैंस थे ऑलरेडी एक्स्ट्रा डीजल, वो भी कम पड़ा, ख़रीदना पड़ा ब्लैक में ट्रिपल द प्राइस समटाइम्स, एंड मिलता भी नहीं था। अभी भी याद है बुखारा में आई स्पेंड सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खाली कम से कम 14-15 पेट्रोल बंक गई होंगी मैं।
लेकिन डीजल नहीं मिला। नहीं, तो ये बताइए नहीं, ये कितने डीजल। उंगलियों पर कितने कितने देश थे, जरा बताइए। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंडिया से निकले, यहाँ से म्यांमार, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर रशिया पहुँचे, फिर वहाँ से फिनलैंड गए। अच्छा। फिनलैंड ओरिजिनल रूट में था नहीं। जब हम वो लोग बिश्केक में फंसे थे ना और बैठे थे, तब मेरे मन में आया कि अगर मॉस्को तक जा रहे हैं रशिया में, वहाँ से 1,500 ही तो है फिनलैंड। ओह 1,500 तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे कुछ है ही नहीं। 1,500 वो तो वाकई में कुछ नहीं है। यहाँ से जब आप जाओ मॉस्को तक, तो फिर फिनलैंड को ऐड किया गया। नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत फैसिनेशन रही है मेरी, तो वहाँ तक जाना था। फिनलैंड गए, फिर वहाँ से वापस हेलसिंकी जो फिनलैंड का कैपिटल है, वहाँ से फेरी लिया एस्टोनिया, तालिन आए, वहाँ से लैटविया, लिथुएनिया एंड पोलैंड, वॉर्सो गए, वहाँ से प्राग, चेक रिपब्लिक, वहाँ से फ्रैंकफर्ट, जर्मनी, बेल्जियम, ब्रसल्स, फिर फ्रांस, कैले जो पोर्ट है, वहाँ से इंग्लिश चैनल में क्रॉस करते हुए फेरी में वी वेंट टू डोवर, दैट्स यूके, लंदन। तो सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन कौन सा था? मेरे लिए तो फिनलैंड था। अच्छा। बहुत ही सुंदर कंट्री। लोग इतना ज़्यादा है नहीं, रेगुलेटेड, ड्राइविंग वाइज इट वाज वेरी रेगुलेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड। ये नहीं कि हर 100 किलोमीटर में आपको पुलिस नज़र आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये वो सारा सेल्फ रेगुलेटेड। सनसेट्स वर ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, नेचुरली वेरी ब्यूटिफुल जो कहते हैं, एंड वेरी हेल्पफुल पीपल, लवली टू ड्राइव। तो निधि अब ये बताइए कि अगला डेस्टिनेशन नहीं कहना चाहिए, डेस्टिनेशंस कौन से अगले हैं? जर्नीज कहनी चाहिए। Journeys। डेस्टिनेशन इज नेवर द इंटरेस्ट, जर्नीज। ऑलवेज अगली जर्नी कहाँ की होगी अब? अभी देखते हैं, जैसे मैंने बताया विमेन बियॉन्ड बाउंड्रीज जो है अभी उसकी शुरुआत है। मैं अपने जैसे और विमेन ड्राइवर्स को साथ में लेके जाना चाहती हूँ जहाँ भी जाऊँ, और उसके लिए काफ़ी सारी मतलब प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेगी। एंड वी आर थिंकिंग नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे काफ़ी सारे सजेशंस आ रहे हैं और अभी कुछ तय नहीं है, पर हाँ फेसबुक में हमारा पेज है विमेन बियॉन्ड बाउंड्रीज, वहाँ पता चलता रहेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप कई यात्राएं करेंगी और दुनिया को देखेंगी अपनी गाड़ी के माध्यम से और खुद ड्राइव करके जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए निधि तिवारी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी निधि तिवारी, जिन्होंने सपने में सोचा कि वो दुनिया को देखना चाहती हैं और वो भी एक गाड़ी में बैठ के, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। हमें उम्मीद है ऐसी और भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो इस तरह के सपने रखती हैं, उन्हें बड़ा होने दीजिए। तेजस्विनी में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।